दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल नीचे एक महाद्वीप है जो पिछले 45 लाख सालों से स्वयं ही विकसित हो रहा है और इसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में छिपे हैं दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य। विषम जलवायु एवं बीहड़ इलाके के कारण आधुनिक दुनिया इससे दूर है। लाखों वर्षों तक बाढ़ बलुआ पत्थर की घाटियों को करती रही है। पश्चिम की ओर फैले किम्बरले के लंबे वीरान समुद्री किनारे जहां 1000 से अधिक जन्महीन समुद्र तट हैं, लेकिन इनमें तैराकी करना मुमकिन ही नहीं होगी। और पृथ्वी के सबसे प्राचीन वर्षा वन जो उष्णकटिबंधीय पौधों तथा डायनासोर के युग के पशुओं का घर है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का एकाकी भूभागीय अतीत एवं यहाँ के गर्म उमस भरे मौसम ने निर्मित किया एक भूखंड अजीब लेकिन खूबसूरत जीवों से भरा। मैं हूँ टॉमी लुइस, वो व्यक्ति जो वहाँ चट्टानों पर खड़ा है, और मैं आप सभी को चंद कहानियां सुनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के रोचक किस्से। मैं तो इस जगह के बारे में बताना भूल ही गया, जो आज भी इस धरती पर सबसे आक्रामक है, विशालतम शेर सबका घर है, हिंसक और भयानक नरभक्षी डायनासोर। वो डर गए ना? सचमुच के डायनासोर नहीं है, ये है खारे पानी के मगरमच्छ। हम इन्हें बारू कहते हैं। हर साल वर्षा ऋतु की पहली बारिश में इनका प्रजनन होता है। मादा मगरमच्छ तकरीबन 50 अंडे देगी। 2 महीनों के बाद अंडों से जीव निकलेंगे। अंडों के तापमान से पैदा होने वाले जीव के लिंग का निर्धारण होता है। ठंडा तापमान मादाओं को उत्पन्न करेगा, जबकि गर्म तापमान के कारण नर पैदा होंगे। ये बसेरा जरा गर्म है, इसलिए फूटने वाले अंडों से नर निकलेंगे। मिलिए कैस्पर से, अंडों से ताजा ताजा बाहर आया है और 45 करीबी भाइयों के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। यदि ये सचमुच भाग्यशाली रहा तो लगभग 100 साल जिएगा और बढ़कर तकरीबन 19 फीट का हो जाएगा। सोचकर ही डर लगता है। कैस्पर अभी भी नन्हा सा है, लेकिन अपने आकार की कमी को वो अपने रवैये से पूरा करता है। छोटी मछलियां, मेंढक और कीट बनेंगे इसका भोजन, लेकिन इन्हें पकड़ना इतना आसान भी तो नहीं है। 1 2 3 कूदो। शायद अगली बार किस्मत साथ दे जाए। जैसे कि कैस्पर शिकार करने में व्यस्त है, कोई दूसरा शिकारी है उसके पीछे।
श्वेत उदर वाला समुद्री गरुड़ हर हिलती हुई चीज पर नजर जमाए हुए है। किनारों पर सांप भी घात लगाए बैठे हैं। एक नन्हे मगरमच्छ के लिए जीवन की रक्षा बहुत ही भयानक है। अनुमानित तौर पर 100 में से एक मगरमच्छ ही वयस्क होने तक जी पाता है। उम्मीद है कैस्पर उन भाग्यशालियों में से एक होगा ताकि हम उसके पूरे जीवन के रोमांचक सफर को देख सकें। कैस्पर का जन्म हुआ था कैकरू में, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ये धरती है प्राचीन संस्कृति की, विराट जलप्रपातों की और विशाल जलीय भूमि की। जीव विज्ञानियों के लिए तो मानो ये स्वर्ग जैसा है। और कैस्पर के काफी ऊपर मेंढक विशेषज्ञ जोडी राउली अपने वैज्ञानिक अभियान पर है, जो कैकरू की ढलानों में खोजेंगी कि यहाँ और कौन से जीव हैं। ये बीहड़ इलाका है और कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ जैविक विविधता को देखने के लिए पहले कभी किसी के कदम नहीं पड़े हैं। इसलिए हम अब भी जान रहे हैं कि नीचे क्या है और कुछ जगहों तक पहुँचने के लिए एकमात्र साधन है हेलीकॉप्टर। नीचे के इन दर्रों में दलदली क्षेत्र है, जैसा जुरासिक युग में होता था ठीक वैसा। और वहाँ ऐसे प्राणी होंगे जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा है। नई प्रजातियों की खोज में लगी जोडी के लिए ये सबसे सही जगह है। चलिए वहाँ उतरते हैं। रोज होता है। जोडी ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम के लिए काम करती है और अपने अभियान में वो मेंढकों की सभी प्रजातियों और उनकी सेहत के बारे में खोजे गए आंकड़े इकट्ठा करेंगी और इन सूचनाओं का उपयोग विश्व भर में मेंढकों को बचाने के लिए किया जाएगा। मैंने जीव विज्ञान में मेंढकों के विषय को इसलिए चुना क्योंकि मुझे इनसे प्यार हो गया और मुझे समझ में नहीं आता कि आप इनसे प्यार कैसे नहीं कर सकते। इनकी गोल आंखें, पैरों की झिल्लियां, सच में ये कितने नाजुक और कोमल हैं। जोडी का मानना है कि अभी भी ऐसे मेंढक हैं जिन्हें खोजा जाना और जानना बाकी है। उन्होंने अपने करियर में 27 नई प्रजातियों को पहले ही खोज निकाला है। बहुत खूब जोडी। इसे देखिए। मेरे पेशे का सबसे रोचक हिस्सा है जब मैं किसी बेनाम नई प्रजाति को ढूंढती हूँ और उनका नाम रखती हूँ। लेकिन इस बियाबान जंगल में आना और यहाँ की चीजों को खोजना उतना ही जरूरी है। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि मेंढकों से भरे ये वन हमेशा ऐसे ही बने रहें। दुनिया के ज्यादातर मेंढक निशाचर होते हैं। इन्हें खोजने के लिए अंधेरा होने के बाद का समय सबसे सही है। इसलिए हेडलैम्प पहन लें या टॉर्च ले लें और मेंढकों की आवाज की दिशा में बढ़कर उन्हें खोजते रहें। लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी हैं। खारे पानी के मगरमच्छ समंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी पाए जा सकते हैं। ये कैस्पर का इलाका है। आज की रात उसे सिर्फ मगरमच्छों से ही सावधान नहीं रहना। जहां भी मेंढक होंगे वहीं पर होंगे मेंढक के शिकारी। ये तो और भी घातक है। अपने लंबे विष दंतों से ही जानलेवा जहर छोड़ता है। आप नहीं चाहेंगे कि वो आपको काटे। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे जहरीला सांप है, इसलिए मैं तो इसके पास भी नहीं जाऊंगी। सही फैसला। अस्पताल से दूर इसका एक बार यानी जान भी जा सकती है।
मेंढक हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके आने से पहले यहाँ इनकी संख्या कितनी ज्यादा थी। हर 1 मीटर पर यहाँ एक मेंढक है और हर 2 कदम पर एक अलग प्रजाति। तो जहाँ तक मेंढकों की बात है, ऐसी किसी जगह पर होना ही अद्भुत है। मुझे मिला है एक रॉकेट फ्रॉग। इनका नाम रॉकेट फ्रॉग इसलिए है क्योंकि इनके पैर बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये बहुत लंबी छलांग मारते हैं और इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आनब लैंड की ढलान जैसे हमें बीते दिनों में ले जाती है। इस जलीय भूमि का हर छोटा टुकड़ा मानो कम घने जंगलों के समुद्र में कोई द्वीप सा हो। इसलिए किसी भी हिस्से में आप जाएं, वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के मेंढक मिलते हैं और कभी कभी तो उस नदी की श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ मेंढक ही मिलते हैं। मुझे लगता है हमें कुछ असाधारण मिला है। इसकी नाक ज्यादा गोल और धब्बेदार है। शायद कोई नई प्रजाति है। वाह, कितना रोचक है। दुनिया के इस हिस्से में नई प्रजातियों का मिलना ताज्जुब की बात नहीं है, बस थोड़ा अजीब सा है। आपको लगता है कि आपके घर के आसपास क्या है आप जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। ऑस्ट्रेलिया के 20% मेंढकों और सरीसृपों को अब तक वर्णित नहीं किया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन हैरत अंगेज चीजों को देखें जैसे कि हम आज देख रहे हैं, तो इन स्थानों को सुरक्षित बनाना होगा ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। बिजलियों का देश है। धरती पर लंबे समय तक कड़कती बिजली ये संकेत है कि उत्तरी मॉनसून आने ही वाला है। दुनिया के इस हिस्से की जलवायु में ग्रीष्म काल में रेगिस्तान जैसे हालात और वर्षा ऋतु में 100% आर्द्रता और गर्मी भी शामिल है। जब मॉनसून पूरी तरह आ जाता है तो मूसलाधार बारिश हो सकती है हफ्तों तक। का विस्तार होता है चारों तरफ। गर्मी और उमस के कारण वनस्पतियों और प्राणियों की उत्पत्ति होती है तचौता में। हजारों पक्षियों के झुंड उड़ते हैं यहाँ। हजारों मैगपाई कलहंस इन जलीय भूमियों में भोजन की तलाश में आते हैं। बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये। मेरा भी सपना है मैं आसमान पे राज करूं, श्वेत उदर वाले ताकतवर समुद्री गरुड़ की तरह है। मेरे देश की प्राण शक्ति है पानी। कैस्पर भी इस प्रचुरता का आनंद ले रहा है। अब वो 5 वर्ष का और 8 फीट लंबा है। उसे खाने में मछलियां, कछुए, सांप और पक्षी भी पसंद है। मतलब कि मजबूत दांतों की जकड़ में जो भी आए वो भोजन है। उसका दिमाग छोटा हो सकता है लेकिन अंततः प्रेरणा सशक्त है।
वो 1 घंटे से भी ज्यादा अपनी सांस रोक सकता है, आक्रमण के लिए सही समय का इंतजार करता है। उसके पास इस धरती की सबसे शक्तिशाली जबड़े हैं। मगरमच्छ के काटने के बल को 1678 किलो प्रति वर्ग इंच मापा गया है। टी-रेक्स के खतरनाक जबड़ों को चुनौती देता हुआ मगरमच्छ के चंगुल में ना फंसना ही बेहतर है। वो धरती के अनुसार खुद को ढालने में माहिर है और इसी कारण 20 करोड़ सालों से वो इस ग्रह पर वास कर रहे हैं। और इतने समय में वो बन गए हैं दुनिया के सबसे तेज तर्रार शिकारी। दुर्भाग्य से इन मगरमच्छों का अच्छा शिकारी होना ही बाद में ऑस्ट्रेलिया आने वाले यूरोपियनों के हाथों उनके खात्मे का कारण बना। नरभक्षी होने के कारण ही शुरुआती यूरोपियनों ने इन्हें मारना शुरू किया और फिर दौर आया जब इनकी बेशकीमती खाल के लिए इन्हें शिकार बनाया गया। 1970 के आते आते इनके शिकार ने इन्हें विलुप्ति के कगार तक पहुंचा दिया। 70 के दशक में ही खारे पानी के इन मगरमच्छों को संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया और पर्यावरण प्रबंधन के तरीकों एवं शिकार पर प्रतिबंध के जरिए इस प्रजाति की वापसी हुई। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मगरमच्छों की वापसी पर्यावरण के लिए कामयाबी की कहानी है, खास तौर पर जब आप इनकी तुलना दुनिया भर के दूसरे नरभक्षी जानवरों की विलुप्तीकरण से करेंगे। पर्यावरण के फायदे के अतिरिक्त मगरमच्छों की संख्या वृद्धि से आर्थिक लाभ भी हुआ। मगरमच्छ के पालन और पर्यटन के द्वारा और इस अद्भुत प्राणी के संरक्षण के जारी कार्य में इन दोनों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जमीन के सूखते ही क्षितिज से उठने लगता है धुआं। ये आग का मौसम है और धरती की सबसे बड़ी आग सुलगाई जाएगी। हर साल सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन में आग लगती है, लेकिन ये कोई जंगल की आग नहीं है। ये आग जानबूझकर लगाई गई है। फिर से हाजिर हूं मैं मेरे देश, मेरे घर में। मैं आर्नम लैंड का निवासी हूं, जो उत्तरी अंचल का देसी इलाका है। मेरा परिवार और यहाँ के सारे पारंपरिक स्वामी अनगिनत पुश्तों से ऐसा करते आए हैं। लेकिन आप घूमते हुए मनमर्जी से कभी भी आग नहीं लगा सकते। आपको अपने दादा परदादाओं की राह पर चलकर इसे प्रज्वलित करना होगा। हम सूखी वनस्पति को कम करने के लिए आग जलाते हैं, जो वर्षा ऋतु में उगाती है। यदि हम अभी ऐसा नहीं करते तो पतझड़ के मौसम में आसमान से बिजली गिरकर ये काम कर देगी। तबाही मचाने वाली ये चिंगारियां अपनी राह में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। मिट्टी में नमी के रहते रहते ये नियंत्रित आग लगाई जाती है, ताकि आग ठंडी रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े। इससे हर प्राणी को भागकर अपनी जान बचाने का समय मिल जाता है। लंबे समय से हम इस देश के बागबान हैं। हम सभी नन्हे जानवरों के लिए
इस वन को सुरक्षित रखने के मकसद से ये आग जलाते हैं, क्योंकि छोटे के बिना बड़े पशु भी नहीं रहेंगे, जैसे कि हम। ऐसा हजारों सालों से चल रहा है। ज्यादातर जानवर इस नियमित आग के आदी हो चुके हैं। चीखने वाली चील आग से भागते छोटे पशुओं का शिकार करना पसंद करती है, और वो बहुत अक्लमंद है। मेरे लोगों ने टहनियों के सहारे उन्हें आग को ले जाकर नए स्थानों को जलाते देखा है। मेरे लोगों का इस आग के साथ मजबूत आध्यात्मिक रिश्ता है। हमारे अनुष्ठानों में अक्सर धुएं का प्रयोग होता है। इस धुएं में हम अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से और हमें छोड़कर जा चुके व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो यहीं कहीं है। ये हमारा इतिहास है। कम से कम 50,000 सालों से ये आदिवासी इस वन प्रदेश का ध्यान रखते आए हैं, और आप जहां भी देखें आपको धरती पर सबसे पुरानी जीवित सभ्यता के प्रमाण मिलेंगे। आप जिस रास्ते चलेंगे कोई ना कोई पहले उस पर चल चुका है। हमारा इतिहास इस धरती का है। कोई दस्तावेज नहीं है हमारे पास, लेकिन ये दर्ज है गीतों में, नृत्य में, पहाड़ियों में और गुफाओं में। उत्तरी अंचल के आनहम लैंड के इस हिस्से में हजारों कलाकृतियों वाले स्थान इन बलुई पत्थर की ढलानों की लाखों वर्ष पुरानी गुफाओं और चार दीवारियों में बिखरे पड़े हैं। ये कला दीर्घाएं उन परिवारों की कथा सुनाती है जो हजारों वर्षों से हमारे साथ चले यात्राएं की। ये कलाकृति बताती है हमारे सपनों के बारे में, खान पान के बारे में। अनुमान है इस क्षेत्र के बहुत से चित्र 25,000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये दीवारें दस्तावेज है ऑस्ट्रेलिया के पहले निवासियों के अविश्वसनीय जीवन की। पूरे देश में बसे हमारे लोग प्रकृति का दिल से सम्मान करते हैं, और आप चारों तरफ देखकर महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना ध्यान रखा था इस देश का। आप सभी के मंदिर हैं, गिरजे हैं, हमारा चर्च है ये प्रकृति। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कानून है इस धरती की देखभाल करना। आपके लिए, मेरे लिए ये एक उपहार है। हम इसके स्वामी नहीं हैं, हम इसके हैं। जैसे जैसे पतझड़ का मौसम आगे बढ़ता है, जलीय भूमि सिकुड़ने लगती है। मजबूरन कैस्पर को अन्य मगरमच्छों के साथ शेष बचे जलाशयों की ओर जाना पड़ेगा। ये उसके लिए खतरनाक समय है। भोजन के लिए कांटे की टक्कर होगी। मगरमच्छ अपने अपने इलाकों को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। नर मगरमच्छ अपने साम्राज्य को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। कैस्पर को जिंदा रहना है तो उसे आगे बढ़ना होगा।
रहने और भोजन के लिए अच्छी जगह की तलाश में नर मगरमच्छ हजारों मील तक का सफर करते हैं, स्वभाव से कुछ कुछ बंजारों जैसे, जब तक कि ये पूर्ण वयस्क होकर स्थानीय मुखिया से लड़ने और उसकी जगह पर दखल करने में सफल नहीं हो जाते। अगले 20 सालों तक वह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों में भटकेगा, खाड़ियों और शांत समुद्री किनारों पर शिकार करेगा। किम्बरले क्षेत्र में थोड़ा पश्चिम की ओर बगैर जन आबादी वाला एक बहुत बड़ा इलाका है। कैस्पर के खाने और बड़े होने के लिए यहां काफी जगह है। खारे पानी के मगरमच्छ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से लेकर महाद्वीप के उत्तर में क्वींसलैंड तक 7,500 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। कैस्पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के छोर केप यॉर्क का चक्कर लगाकर आ पहुंचा एक दूसरी दुनिया में। ये है ग्रेट बैरियर रीफ और कभी कभी यहाँ के विशाल समुद्री उद्यान में मगरमच्छ टहलते हुए दिख ही जाते हैं। यहाँ आकर उसकी मुलाकात बिल्कुल नए समुद्री शिकारियों के समूह से होगी, लेकिन वो कैस्पर को परेशान नहीं कर ताकतवर हो चुका है। लो, ये तो मैं हूँ। हे ईश्वर, ये एक मैको शार्क है। हम इस दोस्त को माना कहते हैं। ये 14 फीट तक लंबी हो सकती है और इसकी गति समुद्र में सबसे तेज है। इसकी रफ्तार 40 मील प्रति घंटे की है। टाइगर शार्क्स भी अक्सर यहाँ सुस्ताने आती हैं। मगरमच्छों की तरह इन्हें भी समुद्री कछुओं को खाना पसंद है। ग्रेट बैरियर रीफ का मरीन पार्क धरती का एक सबसे समृद्ध पर्यावरण तंत्र है, लेकिन कैस्पर के लिए इसका साफ पानी सही नहीं है। मगरमच्छों को नदी के दहाने और मुहानों का गंदा पानी ज्यादा पसंद है। सौभाग्य से कैस्पर के लिए नॉर्दर्न बैरियर रीफ दुनिया की सबसे शांत नदी मुहानों की तुलना में एक बेहतर पनाह गाह बनता है। यही वो जगह है जिसकी उसे तलाश थी, जहां बहती हो जंगली नदी चमगादड़ों, पक्षियों और दूसरे स्वादिष्ट स्तनपाइयों से भरी हुई। कैस्पर ने अभी अभी ढूंढ निकाला है कूपर क्रीक। ये वर्षावन की दुनिया में सबसे पुराने हिस्से से बहती है। गोंडवाना के वर्षावनों का शेष जीवित हिस्सा है ये। कभी दुनिया की आधी जमीन इस वन से ढकी हुई थी। ये विश्व के सबसे जहरीले वर्षावनों में से एक है। अनंत काल से पौधे तृणभक्षियों से बचते आए हैं। जैसे तृणभक्षियों ने पौधों को खाने के नए तरीके ढूंढे, पौधों ने भी खुद को बचाने के उपाय खोजे। इस वृक्ष का नाम है रायपरोसा कुरांजिया, विश्व के सबसे जहरीले वृक्षों में से एक। यदि आप इसकी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये सांस के लिए घातक हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ने लगता है। ये वन तकरीबन 12,000 कीटों तथा मकड़ियों की प्रजातियों का भी घर है। ये लाइकन मकड़ी रूप बदलने में उस्ताद है। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? जी हाँ, वो रही, बिल्कुल काई जैसी लग रही है। मन फिसल गया मेरा इस काई पर। कैस्पर प्राचीन स्तनपाइयों के साथ भी अपना घर साझा करेगा, जैसे कि ये चित्तीदार कोल, पेट में थैली वाला ये मांसाहारी प्राणी है जो मेंढकों, छोटे स्तनपाइयों का शिकार करता है और खोखले तनों में सोता है। गुस्ताखी माफ, ये मेरे सोने का टाइम है। और हाँ, बिना कंगारुओं के ऑस्ट्रेलिया की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा ये नन्हा सा प्यारा दोस्त
एक पेरीमेलन है, कंगारू कुनबे के सबसे छोटे सदस्यों में से एक। ऑस्ट्रेलिया में थैलीदार जानवरों की 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इन प्राचीन स्तनपाइयों को जुरासिक कालीन संदूक ने सहेज कर रखा है। डायनासोरों की अनगिनत पीढ़ियों का घर है ये वन। बहुत पहले ही जबकि ये भीमकाय जानवर लुप्त हो चुके, डायनासोर आज भी रहते हैं यहाँ। ये है कैसोवारी, इसे डायनो बर्ड भी कहते हैं। 75 किलो वजनी ये प्राचीन पक्षी विशाल होते हैं। ये एक प्रागैतिहासिक टर्की जैसा लग सकता है, लेकिन ये है खतरनाक। ये अपने शक्तिशाली पैरों और पंजों से इंसानों पर हमला कर मार देते हैं। पक्षियों की दुनिया में इनकी आवाज सबसे गहरी होती है। इनकी कुछ आवाजें इतनी गहरी होती है कि इंफ्रासाउंड की श्रेणी में आती है। फ्रीक्वेंसी इतनी कम कि इंसान बड़ी मुश्किल से सुन पाते हैं। कैसोवारी का विकास वनों के साथ साथ हुआ है। माना जाता है कि सर के ऊपर ये उपहार एक कंपन सूचक यंत्र जैसा है, जिसकी सहायता से वे जंगल की जमीन पर गिरते फलों की आवाज को पकड़ लेते हैं। इनका मजबूत पेट जहरीले फलों को भी पचा जाता है। यहाँ के कुछ वृक्षों के बीज दोबारा तभी अंकुरित हो सकते हैं जब वो एक कैसोवारी के पाचन तंत्र से गुजरते हैं। जीव विज्ञानी इन्हें महत्वपूर्ण प्रजाति मानते हैं। कैसोवारी के बिना ये वृक्ष पनपेंगे ही नहीं जिनसे ये वन बना है, और उन वृक्षों पर रहने वाले कई प्राणी भी गायब हो जाएंगे। धरती पर सबसे पुराने वन हमें ये सिखाते हैं कि इस ग्रह पर सारे जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसवर भी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, और सभी कुशल शिकारियों की तरह ये मगरमच्छ भी पर्यावरण के चक्र के लिए जरूरी है। ये जीवन के जटिल चक्र को संतुलित और स्वस्थ रखते हैं। ये हमारे कुल का सबसे पवित्र पशु है। 45 साल की उम्र में वो अब 16 फीट लंबा है और वजन 1 टन के करीब। शरीर मजबूत मांसपेशियों से भरा। आखिरकार अब वो नदी के इस हिस्से का सम्राट है, और अब जबकि उसका साम्राज्य है, मादाओं की उसमें दिलचस्पी बढ़ गई है। कैसपर खुशनसीब है। इस मादा के दांत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब। वर्षा ऋतु आएगी तो आएगी इसके मिलन की बारी, और अपने खानदान को कायम रखने में वो भी भागीदार बनेगा। कैसपर की जीवन कहानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के हजारों मगरमच्छों से मेल खाती है, और ये कहानी बहुत खास नहीं है, लेकिन इतिहास का नजरिया कुछ और ही हो सकता है। सिर्फ 40 साल पहले कुछ दूरदर्शी लोगों ने मुश्किल फैसला किया था, इन शानदार जानवरों को विलुप्ति के हाथों बचाने का फैसला, और उनके ही प्रयासों से इस प्रजाति को आज नया जीवन मिला है। उन्होंने जो दूर की सोची, उसे मेरे पूर्वजों ने प्रारंभ में ही पहचान लिया था। हमारा अस्तित्व मूल रूप से धरती के सारे प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्राणी नन्हा और प्यारा हो या फिर खतरनाक और हिंसक।